खातौली का युद्ध, जो उस समय बूंदी रियासत में आता था, लेकिन अभी जो वर्तमान में वो है कोटा में स्थित है। तो पहला ध्यान रखना है कि खातौली का युद्ध कब लड़ा गया। पहला प्रश्न बनता है, खातौली का युद्ध सन 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 बनता है कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तीसरा प्रश्न बनता है कि इस युद्ध के रिजल्ट क्या रहा, इस युद्ध के विजेता कौन थे। तो इस युद्ध को राणा सांगा ने जीता था। और इब्राहिम लोदी फिर क्या करता है, इस पराजय का बदला लेने के लिए फिर से राणा सांगा पर आक्रमण करता है। इस समय दोनों के मध्य में युद्ध होता है। धौलपुर जिले में एक जगह पड़ती है, तहसील है बाड़ी, तहसील नहीं है शायद, शहर कस्बा टाइप है। तो वहाँ पर बाड़ी का युद्ध लड़ा जाता है। तो इस युद्ध पर प्रश्न बनता है कि यह युद्ध कब लड़ा गया। तो यह जस्ट 1 साल बाद, जो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ाया गया था, उसके जस्ट 1 साल बाद 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध लड़ा जाता है। और फिर से इस पर प्रश्न बनता है कि इस युद्ध में, मतलब पहला प्रश्न किस किस के मध्य लड़ा गया, तो ये तो ऑब्वियसली राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। और इसका रिजल्ट ये रहा कि फिर से राणा सांगा विजयी रहे। जब 2 लगातार युद्ध इब्राहिम लोदी हार चुका था राणा सांगा से, तो उसके 2 विश्वास पात्र थे, किसके, इब्राहिम लोदी के। उनको लगा कि अब दिल्ली के तख्त पर खतरा है और मुस्लिमों से सत्ता जा सकती है दिल्ली से। तो उस इब्राहिम लोदी के 2 विश्वास पात्र थे, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। ये बंदे क्या करते हैं, इस खतरे को भांपते हुए उस समय काबुल का शासक मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, ध्यान रखना बाबर का पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था, उसको सूचित करते हैं कि इस समय दिल्ली के तख्त पर खतरा है, फिर से कोई हिंदू शासक विराजमान ना हो जाए और वह खतरा राणा सांगा से है। तो वो दिल्ली पर हमले के लिए निमंत्रण देते हैं बाबर को कि आप आओ और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करो और दिल्ली के तख्त पर विराजो। तो इनके निमंत्रण पर बाबर दिल्ली पर आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। हालांकि पानीपत के प्रथम युद्ध से मुझे नहीं लगता राजस्थान के एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये भारत के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको पहले पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ना पड़ेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किन किन के मध्य हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। तीसरा प्रश्न बनता है कि इसमें विजेता कौन रहा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजेता रहा। इस पर अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास का ऐसा पहला युद्ध कौन सा है जिसमें तोप और गोलों का इस्तेमाल हुआ था। तो ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का ऐसा प्रथम युद्ध जिसमें प्रथम बार गोलों और तोपों का इस्तेमाल हुआ था, वह है पानीपत का प्रथम युद्ध है। ध्यान रखना, ये भारतीय है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा पहला युद्ध कौन सा था जिसमें गोलों और तोपों का इस्तेमाल हुआ था, तो वो खानवा का युद्ध है। कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान का है खानवा का युद्ध और भारत का है पानीपत का युद्ध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हो सकता है पूछा जा सके, क्योंकि आजकल जो RSM SSB है, कर्मचारी चयन बोर्ड, वो कुछ भी पूछ सकता है, प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि बाबर के इस युद्ध में तोपची कौन थे। तोपची का मतलब होता है तोप चलाने वाले कौन थे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मुस्ताफ़ा अली और अली खां, मुस्ताफ़ा अली और अली खां 2 तोपची थे। तो पानीपत का युद्ध खत्म हुआ, बाबर इसमें विजेता हुआ और दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। अब हम समझते हैं, यहाँ तक तो बाबर का हो गया। एक और मेवाड़ के बगल में रियासत पड़ती है, उस रियासत का नाम है मालवा रियासत। तो अब हम देखेंगे कि राणा सांगा और मालवा के बीच में कैसे रिश्ते। देखना, आपके लिए राणा सांगा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन जिन के बीच राणा सांगा के रिश्ते रहे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम बाबर को हम समय अनुसार पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सांगा वर्सेस मालवा के रिश्ते कैसे थे। तो सांगा के समकालीन जो मालवा के शासक थे वो महमूद खिलजी द्वितीय थे।
महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी द्वितीय साम्राज्यवादी नीति का था, जिनकी अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। तो उसने कुछ हस्तक्षेप किया रणथंभौर की सीमाओं के साथ में। और उस समय रणथंभौर राणा सांगा के अंडर में आता था। राणा सांगा को यह नागवार गुजरा, इसलिए उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, गागरोन का युद्ध। वर्तमान में गागरोन झालावाड़ में पड़ता है और यह युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी। ध्यान रखना, राणा सांगा का प्रथम युद्ध खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। दूसरा युद्ध 1518 बाड़ी धौलपुर का युद्ध। नंबर तीसरा 1519 गागरोन का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। विजेता हमारे महाराणा सांगा रहे। एक बात तो है कि राणा सांगा महान योद्धा थे, लगातार युद्धों को जीत रहे हैं, लगातार 3 साल में 3 युद्ध लड़े हैं, बड़े युद्ध, और तीनों में विजयी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सांगा वर्सेस बाबर के बीच में कैसे रिश्ते थे। तो दोनों के बीच में जो दुश्मनी का कारण बना था वो बयाना से लगने वाली सीमा थी, क्योंकि उस समय ये जो बयाना का वाला हिस्सा है ये राणा सांगा मतलब मेवाड़ तक के उसमें आता था। तो बयाना की सीमा अब इधर आपके दिल्ली और आगरा के भी नज़दीक है, तो इसलिए इनकी सीमा के विवाद के कारण तनातनी हुई राणा सांगा और बाबर के बीच में। हालांकि यहाँ पे कुछ इतिहासकारों का मतभेद है। वो मतभेद क्या है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत आने का पत्र किसको लिखा था? बाबर को, कि तू, ध्यान रखना, हमारे वाले इतिहासकार तो कह रहे हैं कि आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रित किया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को राणा सांगा ने निमंत्रित किया था। और राणा सांगा ने, मतलब कुछ इतिहासकारी मानते हैं कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में बाबर की मदद करने का वायदा भी किया था, लेकिन बाद में राणा सांगा ने मदद नहीं की, तो इससे बाबर नाराज था। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, सभी नहीं। तो ये उनकी दुश्मनी का कारण हुआ, और इस दुश्मनी के कारण बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। इसका महीना भी ध्यान रखना, फरवरी 1527 में हुआ था, और पानीपत का 1526 में हुआ था। ध्यान, उधर भी 1526 फिर 1527। तो बयाना का युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के 2 सेनापति थे। सेनापतियों का नाम है इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा। इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा, इनके बीच में लड़ा गया, और राणा सांगा इस युद्ध में विजयी रहते हैं। इसके बाद जस्ट 1 महीने बाद फिर से युद्ध होता है, जो कि बहुत बड़ा युद्ध था, भारतीय इतिहास को बदलने वाला युद्ध जिसे हम कह सकते हैं खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया? फरवरी में तो वो हुआ है बयाना का, और ये हो जाता है मार्च में। मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। इस खानवा के युद्ध में बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला नंबर तो यही बनते हैं कि राणा सांगा के साथ कौन कौन थे। तो वो हम राजा देख लेते हैं कि राणा सांगा का साथ देने के लिए कौन कौन से राजा आए थे। तो इसमें एक तो युद्ध में खुद राणा सांगा मौजूद थे। मालदेव, जो कि मारवाड़ के शासक के बेटे थे। उस समय मालदेव के पास सत्ता नहीं थी, राजा नहीं थे, वो राजकुमार थे। तो मालदेव से लड़ने आए, मारवाड़ से लड़ने आए थे मालदेव। बीकानेर से लड़ने आए थे कल्याणमल। आमेर से लड़ने आए थे पृथ्वीराज कछावा, और बागड़ से लड़ने आए थे उदय सिंह। जगनेर से थे अशोक परमार, और चंदेरी के मेदिनी राय थे, और ईडर के भारमल थे। एक और राजा थे, रायसेन के राजा थे सहेल्दी तंवर। जिस तरीके से जयचंद्र ने धोखा किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ में, उसी तरह खानवा के युद्ध में इस सहेल्दी तंवर ने धोखा दिया था राणा सांगा को अंतिम समय में। और अंतिम समय में वो है किससे जा मिला? बाबर से। और पूरी की पूरी योजना बाबर को बता दी कि राणा सांगा किस तरीके से अपनी योजनाएं बना रहा है, किस युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ेगा राणा सांगा बाबर से। तो ये बाबर को पूरा डिटेल बता देता, सहेल्दी तंवर उससे जा मिलता है। ध्यान रखना, हमारे इतिहास में बहुत सारे जयचंद हुए हैं, तो यहाँ पे सहेल्दी कंवर भी गद्दार निकलते हैं।
तो यहाँ पे प्रश्न एक तो ये बनते हैं कि कौन कौन सी रियासतों से कौन कौन से राजा आते हैं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कछावा, जगनेर से अशोक परमार, बागड़ से उदय सिंह, चंदेरी से मेदिनी राय, सादड़ी से झाला अज्जा और ईडर से भारमल और रायसेन से सहेल्दी तंवर। ये सारे राजा राणा सांगा का साथ देने के लिए आते हैं, जिनमें से सहेल्दी कंवर धोखा दे देता है। इसमें दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से राजा थे जो इस युद्ध में शहीद हुए। ध्यान रखना, ये जो जितने भी नाम बताए हैं अभी, उनमें से 2 राजा ऐसे थे जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। आमेर रियासत के पृथ्वीराज कछावा और वागड़ रियासत से उदय सिंह, ये 2 राजा इस युद्ध में शहीद हुए थे। बाबर की तरफ से सेनापति 2 सेनापति थे, एक था दिलावर खां और एक दूसरा था चिन तैमूर। दिलावर खां और चिन तैमूर। इस युद्ध में बाबर का तोपची मुस्ताफ़ा रूमी था। इस युद्ध में बाबर का तोपची मुस्ताफ़ा रूमी था। ठीक है, ये पूरा हो गया किन किन के मध्य में लड़ा गया। अब अगला प्रश्न बनता है कि इस युद्ध का विजेता कौन रहा। इस युद्ध का विजेता बाबर रहा। अगले प्रश्न और भी कुछ बनते हैं कि युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। तो युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। उपाधि होती है एक गाजी। गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने, जिसका अर्थ होता है काफिरों का नाशक। काफिरों का नाशक। बाबर ने इस युद्ध में, ये भी प्रश्न बनता है कि जो खानवा का युद्ध था, इस युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति से युद्ध किया था। तो इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा, या जिसे हम तुलगामा या आबरा पद्धति कहते हैं, ये पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न मतलब अब ये है कि हालांकि ये ऐसे जो प्रश्न हैं ये जो निबंधात्मक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न अगर ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं एक दो, तो वो भी देख लेते हैं कि युद्ध में सांगा की हार के कारण क्या थे। तो अलग अलग विद्वान हैं, उन विद्वानों ने अलग अलग कारण इस युद्ध में राणा सांगा के हार के बताए हैं। पहला कर्नल जेम्स टॉड, जो कि राजस्थान के मुख्य इतिहासकार हैं, उन्होंने पहले हार का कारण बताया है कि रायसेन के सहेल्दी तंवर द्वारा युद्ध के अंतिम समय में बाबर के साथ मिलकर सांगा की पूरी युद्ध योजना बताना, ये मुख्य कारण रहा था बाबर की हार का, राणा सांगा की हार का। दूसरे विद्वान गोपीनाथ शर्मा, वह बाबर की हार का कारण बताते हैं कि राणा सांगा ने युद्ध भूमि का चुनाव सही जगह नहीं किया था। वो युद्ध भूमि बाबर के लिए अधिक उपयोगी, या उसको कह सकते हैं कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जो बाबर को ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई। गोपीनाथ शर्मा ऐसा बताते हैं। एक तीसरा कारण जो अति महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये राजस्थान का ऐसा पहला युद्ध था जिसमें तोप और गोलों का इस्तेमाल हुआ था, तो बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग करने के कारण सांगा के हाथी और घोड़े पागल हो गए थे, क्योंकि पहला युद्ध था, उसमें हाथी और घोड़ों को भी नहीं पता था कि ऐसी तोप होती हैं, इतनी आवाज़ करती हैं, इतना भयानक प्रहार करती हैं। तो उसमें हाथी और घोड़े पागल हो गए थे, जिनकी वजह से काफ़ी पैदल सैनिक बेवजह मारे गए राणा सांगा के। तो ये भी एक कारण था। और एक मान सकते हैं अगला कारण कि सेना में विविधता। आप देख रहे हो कि राणा सांगा के साथ अनेक रियासतों से अनेक राजा आए हैं, सेना में विविधताएं हैं, कहीं भाषा ही मैच नहीं कर रही है तो ये भी एक कारण है। फिर ये युद्ध हो गया, उसके बाद फिर क्या क्या होता है, यहाँ पे भी प्रश्न बनते हैं, इनको भी बड़ी ध्यान से देखना है। तो घायल सांगा को युद्धभूमि से बाहर झाला अज्जा ने कर उनका राजमुकुट धारण किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए थे तो उनका जो राज चिन्ह है वो किसने धारण किया था? तो ये झाला अज्जा ने धारण किया था। घायल सांगा को कालपी ले जाया गया। सांगा ने कहा, ये स्टेटमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट और ये दिखाता है कि राजस्थान वास्तव में वीरों की भूमि है। जब घायल हो गए हैं और उनको उनके सरदार इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, तब क्या कह रहे हैं, देखो स्टेटमेंट। जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक मेवाड़ की पवित्र भूमि पर कदम नहीं रखूंगा, ऐसा कहा था।
हमारे राणा सांगा ने उनके सहयोगियों द्वारा कालपी में ही सांगा को जहर दे दिया गया, क्योंकि वो युद्ध लड़ने की परिस्थिति में नहीं थे और फिर जो घायल सेना है उसको वापस युद्ध के मैदान में ले जाना भी उचित नहीं था। तो सरदारों को लगा कि इससे अच्छा है कि जहर दे दिया जाए ताकि राणा सांगा अब युद्ध की बात ना करें। इसके बाद उनको बसवा दौसा में सांगा को होश भी आता है और 30 जनवरी 1528 को इस महान योद्धा का निधन हो जाता है। ध्यान रखना, युद्ध लड़ा गया था मार्च 1527 में, इसके बाद भी राणा सांगा 30 जनवरी 1528 तक जिंदा थे। इनके मंडलगढ़ भीलवाड़ा में दाह संस्कार किया गया, जहां इनकी 8 खम्भों की छतरी बनी हुई है। तो राजस्थान की कल्चर में एक प्रश्न और बन सकता है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो राणा सांगा की छतरी है वो कितने खम्भों की है, तो 8 खम्भों की छतरी है राणा सांगा की। तो ये पूरा डिटेल्ड था, आपको ये पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल संसद में राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब यही सब चल रहा है।